तो साथियों जय हिंद। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपका एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का फुल मॉडल पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो सभी लोग बस अच्छी तरीके से हमारे साथ जुट जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों को अपने से लिखने का कॉपी में प्रयास करिए, ठीक है। और बहुत ही एकदम चफुआ आपका पेपर होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग एकदम नंबर ले आएंगे। और 347 एफ के आपका मॉडल पेपर होगा, 152, ठीक है ना। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर का आपका होगा। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको निर्देश में बता देता हूँ, आपका समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे। सभी प्रश्न इसमें करना आपके लिए अनिवार्य होगा और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए, मतलब कोई भी आपका प्रश्न होगा उसके सामने उसका नंबर आपका दिया रहेगा। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको दे रहे हैं, मतलब कोई भी गणनात्मक मतलब कोई आंकिक प्रश्न रहेगा तो आपको पूरा का पूरा उसको सॉल्व करना रहेगा। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर आपको लिखना है, ये नहीं कि कुछ भी आप उल्टा सीधा लिख दीजिए। आप जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है आप उसका सही सही जवाब दीजिए, ठीक है। उसके बाद जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी आपको देना, जहां भी आवश्यक हो उसका रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा है। तो इसमें अगर देखा जाए सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जो जलीय विलयन है वह कौन सा है हमारा 0.01 मोल Na2SO4। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए क्वथनांक उन्नयन एक कोलेगेटिव गुण है, जिसका अर्थ है कि यह विलयन में कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उनकी प्रकृति पर। जब किसी विलायक में कोई विलेय घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये आपका कारण हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे अब दिए गए विकल्पों में जैसे यूरिया की बात करें, ग्लूकोज यूरिया, तो ये दोनों अणुवीय यौगिक हैं और जब ये पानी में घुलते हैं तो वे केवल एक ही प्रकार के कण बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि NO3 Na2SO4 है, तो ये दोनों आयनिक यौगिक हैं और जब ये पानी में घुलते हैं तो आयनों में टूट जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आयनिक यौगिक अणुवीय यौगिकों की तुलना में अधिक कण प्रदान करते हैं, इसलिए आयनिक यौगिकों के विलयन का क्वथनांक अणुवीय यौगिकों के विलयन की तुलना में अधिक होगा। तो KNO3 और Na2SO4 की तुलना में करते हैं, ठीक है ना। KNO3 यह पानी में घुलकर एक पोटेशियम आयन यानी K+ और एक नाइट्रेट आयन NO3- देता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा Na2SO4 यह पानी में घुलकर 2 सोडियम आयन 2Na+ और एक सल्फेट आयन SO4 2- देता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। Na2SO4 अधिक कण प्रदान करता है, इसलिए Na2SO4 का विलयन KNO3 के विलयन की तुलना में अधिक क्वथनांक प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। इसलिए 0.01 मोल Na2SO4 होगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड का किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो किसी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा किस पर निर्भर करता है, वो धातु की प्रकृति एवं उसके आयनों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा, धातु की प्रकृति एवं उसके आयनों पर ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड के उसके विलयन में मौजूद आयनों के बीच होने वाले ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की प्रवृत्ति का माप होता है और यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें शामिल है धातु की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रवृत्ति होती है, जिससे उनके इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होते हैं। आयनों की सांद्रता, तो विलयन में आयनों की सांद्रता में बदलाव से इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता है। यह नष्ट समीकरण द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तापमान की बात करेंगे तो तापमान में परिवर्तन से भी इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता है। क्या होता है, तापमान में जो परिवर्तन होता है उसमें भी इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता है। दाब की बात करेंगे तो गैसीय पदार्थों के लिए दाब में परिवर्तन इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति और उसके आयनों पर निर्भर करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे प्रश्न की ओर बात करेंगे। तो यार ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसको प्रश्नों को देखिएगा और सॉल्व करने का भी प्रयास करिएगा। अभिक्रिया ए से बी में अभिक्रिया की दर अभिकारकों का सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो 1/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए अभिक्रिया की दर dx/dt K(a)n समीकरण नंबर 1, 2x/dt K(4a)n समीकरण नंबर 2 आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 से बात करेंगे तो यहाँ पे अगर n का मान निकालेंगे तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोट क्या हो जाएगी, 2 होगी, ठीक है ना। I2 एक क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आइडोफार्म नहीं बनाता है। ध्यान दीजिएगा, I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आइडोफार्म नहीं बनाता है, तो मेथेनॉल आपका हो जाएगा। क्यों नहीं बनाता है, ध्यान दीजिएगा।
आयोडोफार्म परीक्षण एक कार्बनिक यौगिक की पहचान करने की प्रयोगशाला परीक्षण विधि है। इस परीक्षण में पदार्थ को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म किया जाता है। यदि पदार्थ में मेथिल कीटोन समूह CH3CO या मेथिल कार्बिनॉल समूह CH3CHOH उपस्थित हो तो पीला आयोडोफार्म CHI3 का अवक्षेप बनता है। आपके दिए गए विकल्पों में से ध्यान देगा, जैसे एसीटोन आपका दिया है तो एसीटोन देखिए CH3CO इसमें मेथिल कीटोन समूह है, इसलिए यह आयोडोफार्म परीक्षण देगा। एथेनॉल की बात करेंगे CH3CH2OH इसमें मेथिल कार्बिनॉल समूह है, इसलिए यह भी आयोडोफार्म परीक्षण देगा। मेथनॉल की बात करेंगे CH3OH इसमें मेथिल कार्बिनॉल समूह नहीं है, इसलिए यह आयोडोफार्म परीक्षण नहीं होगा। एस्टेल्डिहाइड की बात करेंगे CH3CHO यह क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन कर सकता है और फिर आयोडोफार्म परीक्षण दे सकता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर आपका 3 हो जाएगा, मेथेनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहा जाता है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो हमारी हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह विटामिन सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में स्वयं बनता है और कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। अन्य विकल्प के बारे में ध्यान दीजिए, थायमिन विटामिन B1 यह कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 यह ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। यल एस्कार्बिक अम्ल विटामिन C यह एक एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ में ध्यान दीजिएगा 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है तो विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार 342 है तो विलियन का स्थिरांक Kc की गणना वो करना है। पदार्थ का अणुभार m बराबर 342 ग्राम प्रति मोल, घोल की सांद्रता W बराबर 45 ग्राम प्रति लीटर, तापमान T बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड 293.15 केल्विन। यहाँ पर परासरण दाब 3.2 atm आपका हो जाएगा। गणना करेंगे, ध्यान दीजिएगा विलियन का परासरण दाब क्या होता है, WRT/m आपका हो जाएगा। आदर्श गैस स्थिरांक R बराबर MP/WT, ठीक है। और R का मान 0.082057 लीटर ATM प्रति किलो मोल आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो Mg ठोस आपका Mg2+ आपका हो जाएगा 0.01 मोल, Cu2+ 1 × 10⁻⁻1 मोल। Cu ठोस सेल के EMF को ज्ञात कीजिए। E0 Cu2+ Cu बराबर 0.31 वोल्ट और E0 Mg2+ Mg/Mg तो -2.37 वोल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनों में विघटित हो जाते हैं। इनका विद्युत चालकता उच्च होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आपका हो जाएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनों में विघटित नहीं होते हैं बल्कि आंशिक रूप से विघटित होते हैं। मतलब जो दुर्बल होते हैं ना, ये आंशिक रूप से विघटित होते हैं। इनकी विद्युत चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुलना में कम होती है। उदाहरण जैसे CH3COOH हो जाएगा, अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH हो जाएगा, कार्बोनिल अम्ल H2SCO3 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दिया क्या है, दिया है E0 Cu2+ Cu बराबर 0.31 वोल्ट, ये आपका EMF हो जाएगा। तो नष्ट समीकरण आपका क्या होता है, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.59/n log Mg⁻2+/Cu2+। तो जहाँ E0 सेल क्या है, निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त होगा। और E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर E0 Mg2+ ऑब्लिक Mg कितना है, -2.37 वोल्ट, और Cu2+ कितना है 1 × 10⁻⁻1 मोल, Mg2+ कितना है 0.01 मोल आपका हो जाएगा। चरण 1 में ध्यान दीजिएगा, E0 सेल की गणना करेंगे। तो E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका कैथोड, ये आपका एनोड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का मान रखेंगे। तो इसका मान कितना रखेंगे 0.31 वोल्ट, इसका मान -2.37 वोल्ट, और इसका टोटल सॉल्व करेंगे 2.68 वोल्ट आपका आ जाएगा, ठीक। नष्ट समीकरण से इसका मान रखेंगे। ई सेल बराबर 2.68 वोल्ट माइनस 0.059/2 log 0.01/01। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0.1 आएगा और यहाँ पर -1, ठीक है ना। तो
तो सॉल्व करेंगे तो 2.7095 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस सेल का ईएमएफ 2.7 वोल्ट होगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनघट्य पदार्थ के 10 ग्राम का 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। राउल्ट का नियम, डेल्टा पी बराबर क्या होता है, पी जीरो माइनस पी बराबर एन बी अपान एन ए माइनस एन बी इंटू पी जीरो आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पी नॉट जिसे आप कहेंगे। तो यहाँ पर अगर डेल्टा पी की बात करेंगे तो वाष्प दाब में कमी होगा, और पी नॉट का जगह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी विलयन का वाष्प दाब, और एन बी विलेय के मोलों की संख्या, और एन ए विलायक के मोलों की संख्या आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पी नॉट क्या हो जाएगा 17.535 mmHg, और पी बराबर 17.235 Hg, और डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी बराबर 17.535 माइनस 17.235 बराबर 0.3 mmHg आपका हो जाएगा। विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम, जल का द्रव्यमान 100 ग्राम, और जल का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल। विलेय का अणुभार एम बी है जिसे हमें ज्ञात करना है। तो विलायक में मोलों की संख्या एन की गणना करनी है। तो एन बराबर जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार। तो यहाँ पे जल का द्रव्यमान 100 ग्राम बटे जल का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5.56 मोल आपका हो जाएगा। ठीक है, चरण 2 की बात करेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या एन बी बराबर, तो एन बी बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे एम बी। तो यहाँ पे 10 ग्राम पान एम बी। तो राउल्ट के नियम से विलेय का अणुभार एम बी की गणना करेंगे। तो राउल्ट के नियम अनुसार क्या होता है, यहाँ दिया डेल्टा पी बराबर एन बी अपान एन ए प्लस एन बी इंटू पी पी नॉट, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एन बी एक बहुत छोटा है इसलिए एन ए प्लस एन बी या क्या हो जाएगा, एन ए, जहाँ डेल्टा पी बराबर एन बी अपान एन ए इंटू पी नॉट आपका हो जाएगा। ठीक है, 0.3 बराबर 10 अपान एम बी अपान 5.56 इंटू 17.535 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.3 बराबर 10 इंटू 17.535 अपान एम बी इंटू 5.56। ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एम बी बराबर 105.1 ग्राम प्रति मोल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। किसी विद्युत अपघट्य की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव होगा समझाइए। ठीक है, चालकता की बात करेंगे, कंडक्टिविटी। ठीक है ना, इसे के या कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा की बात करेंगे इसकी। तो चालकता किसी विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह की क्षमता को मापने वाली एक मात्रा है, मतलब मापने वाली एक मात्रा है। इसे उस विलयन की इकाई लंबाई और इकाई क्रॉस सेक्शनल एरिया में उत्पन्न धारा द्वारा परिभाषित किया जाता है। एसआई प्रणाली में चालकता का मात्रक साइमन प्रति मीटर यानी कि यस अपान एम होता है। संबंधित कारक की बात करेंगे, चालकता आयनों की संख्या, उसकी गतिशीलता, आयनों के प्रकार और विलयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। मोलर चालकता की बात करेंगे तो परिभाषा की बात करेंगे, मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य की एक मोल मात्रा का चालकीय गुणांक है। जब वह किसी विलयन में घुल जाता है तो मोलर चालकता को निम्नलिखित सूत्र से परिभाषित किया जाता है। डेल्टा एम बराबर के अपान सी आपका हो जाएगा। डेल्टा एम क्या है, लैम्डा, डेल्टा एम अब्लिक लैम्डा एम मोलर चालकता है, और के कप्पा क्या है, चालकता है। ठीक है, लैम्डा एम जिसे कहते हैं। सी क्या है, सांद्रता है। मात्रक की बात करेंगे, मात्रक एसआई प्रणाली में मोलर चालकता का मात्रक साइमन मीटर वर्ग मीटर प्रति मोल आपका होता है। यस मीटर स्क्वायर प्रति मोल आपका होता है। सांद्रता के परिवर्तन पर चालकता और मोलर चालकता का प्रभाव देखेंगे। चालकता पर प्रभाव आपका ध्यान दीजिएगा, सांद्रता बढ़ाने पर, जब सांद्रता बढ़ती है तो विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या प्रति यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाती है जिससे चालकता बढ़ती है। ठीक है ना। सांद्रता घटाने पर, जब सांद्रता घटती है तो आयनों की संख्या प्रति यूनिट वॉल्यूम घट जाती है जिससे चालकता भी घट जाती है। ठीक है, मोलर चालकता लैम्डा एम पर प्रभाव की बात करेंगे तो सांद्रता बढ़ाने पर देखिए, जब सांद्रता बढ़ती है तो आयन आपस में अधिक निकट आ जाते हैं। सांद्रता बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कोई पात्र है, अगर इसमें आयनों की सांद्रता को हम बहुत पास पास, सांद्रता मतलब आयनों का बहुत बहुत पास पास कर दें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगी, जो आयनों की निकटता होगी वो बढ़ जाएगी, और जिससे आयन आयन अंतःक्रिया बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक आयन की गतिशीलता घट जाती है और मोलर चालकता कम हो जाती है। सांद्रता घटाने पर, जब सांद्रता घटती है तो आयन आपस में दूर हो जाते हैं, ठीक, जिससे आयन आयन अंतःक्रिया घट जाती है। परिणाम स्वरूप
आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है और मोलर चालकता बढ़ जाती है, ठीक है ना। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए। तो NaOH प्लस Br2 ठंडे में, ध्यान दीजिएगा, XeF6 प्लस H2O, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण को पूर्ण करना है। संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर होती है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। ध्यान दीजिएगा, Na2 प्लस Br2 जब ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यह एक असमानुपातन अभिक्रिया होती है जिसमें ब्रोमीन ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों होता है। संतुलित समीकरण 3Br2 प्लस 6NaOH क्रिया कर क्या बनाएगा, 5NaBr प्लस NaBrO3 प्लस 3H2O आपका हो जाएगा। अभिक्रिया की बात करेंगे, ब्रोमीन के दो परमाणु ब्रोमाइड आयन Br माइनस में अपचयित होते हैं और एक परमाणु ब्रोमेट आयन BrO3 माइनस में ऑक्सीकृत होता है, ठीक है। चलिए, XeF6 प्लस H2O जेनान हेक्साफ्लोराइड यानी XeF6 एक अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है और जल के साथ अभिक्रिया करके कई उत्पाद बना सकता है। अभिक्रिया की परिस्थितियों के आधार पर उत्पाद बदल सकते हैं। एक संभावित संतुलित समीकरण की बात करेंगे, XeF6 प्लस 3H2O क्रिया करके XeO3 प्लस 6HF आपका बनाता है। अभिक्रिया की बात करेंगे, जेनान हेक्साफ्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करके जेनान ट्राइऑक्साइड यानी XeO3 और हाइड्रोजन फ्लोराइड HF बनाता है, ठीक है। चलिए, लैंथेनाइट तत्वों के दो उदाहरण दीजिए। तो इनके दो मुख्य उपयोग आपको लिखना है। लैंथेनाइट तत्वों का उदाहरण शमारियम आपका हो जाएगा और नियोडियम आपका हो जाएगा। इसके दो उपयोग चुंबकीय सामग्री में, नियोडियम Nd का उपयोग शक्तिशाली अस्थायी चुंबक बनाने में के लिए किया जाता है और जो मोटरों, हार्ड ड्राइव्स और स्पीकर जैसे उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। कैटेलिस्ट की बात करें, कैटेलिस्ट लैंथेनाइट तत्वों जैसे सेरियम का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों में प्रसंस्करण में कैटेलिस्ट के रूप में किया जाता है। सेरियम ऑक्साइड का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा के लिए ऑटोमोबाइल उत्प्रेरक कन्वर्टर में भी किया जाता है, ठीक है। एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है, समीकरण लिखिए तथा दो उपयोग आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त करने की विधि, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl एनिलीन C6H5NH2 के डाइअज़ोटाइजेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में एनिलीन को नाइट्रस अम्ल NaHNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है, तापमान पर क्रिया कराया जाता है। नाइट्रस अम्लों को आमतौर पर सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl के मिश्रण द्वारा इन सीटू उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस 2HCl C6H5N2Cl प्लस NaCl आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यह एनिलीन C6H5NH2 और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ प्रतिक्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के दो मुख्य उपयोग की बात करेंगे। एजो डाई का निर्माण, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का उपयोग एजो डाई के निर्माण में किया जाता है। जब इसे फिनोल या एनिलीन के साथ प्रतिक्रिया किया जाता है तो ऐसे यौगिक बनते हैं जो विभिन्न रंगों के डाई के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का उपयोग सैंडमेयर अभिक्रिया में किया जाता है जहाँ इसे कॉपर आई क्लोराइड, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड और कॉपर आई ब्रोमाइड और कॉपर आई साइनाइड के साथ प्रतिक्रिया करा के बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन, ब्रोमीन या साइनो समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है। यह अभिक्रिया बेंजीन के विभिन्न डेरिवेटिव्स को तैयार करने के लिए उपयोगी है, ठीक है। योग बहुलीकरण क्या है, दो उदाहरण आपको देना है, ठीक है। योग बहुलीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे एककलकों की बड़ी संख्या आपस में जुड़कर एक लंबी बहुलक श्रृंखला का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में किसी बाई प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता और एकलकों के दोहरे या तिहरे बंधन टूटकर एकल बंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सभी एकलक एक जैसे होते हैं और उनका पूरा योग बहुलक के रूप में होता है, ठीक है। योग बहुलीकरण के उदाहरण की बात करेंगे, पॉलीएथिलीन
यानी मोनोमर एथिलीन C2H4 आपका, बहुलक पॉलीएथिलीन C2H4X, रासायनिक प्रक्रिया NCH2 डबल बॉन्ड CH2, क्रिया करेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 की होल पावर n आपका हो जाएगा। एथिलीन के कई अणु आपस में जुड़कर पॉलीएथिलीन बनाते हैं और जो प्लास्टिक बैग, बोतलें और अन्य प्लास्टिक सामग्री बनाने में उपयोग होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC की बात करेंगे, मोनोमर विनाइल क्लोराइड यानी C2H3Cl, बहुलक पॉलीविनाइल क्लोराइड C2H3Cl यक्स आपका हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया NCH2 सब डबल बॉन्ड CHCl, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl आपका हो जाएगा होल यान। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। विनाइल क्लोराइड के कई अणु आपस में जुड़कर पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC बनाते हैं जो पाइप, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और प्लास्टिक उत्पादों में उपयोग होता है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k बराबर 2.54 इंटू टेन पावर माइनस 3 सेकेंड की पावर -1 पाया गया। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए तो log 2 बराबर 0.301 आपका होता है। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया, अभिक्रिया के लिए 3/4 आयु, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया के लिए 3/4 आयु T/3/4 की गणना करने के लिए पहले आधे T½ का उपयोग करते हुए इसे अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा T½ बराबर कितना, अर्धायु के लिए सूत्र कितना होता है, T½ बराबर 0.693 अपान के बराबर कितना है 2.54 इंटू टेन की पावर -3 सेकेंड की पावर -1। अर्ध आयु T½ की गणना करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, T½ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपान 2.4 इंटू टेन की पावर -3 सेकेंड की पावर -1। T½ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपान 2.54 इंटू टेन की पावर 3, सॉल्व करेंगे T½ बराबर 2 अप्रॉक्सीमेट आएगा, यहाँ पे लगभग आएगा। ठीक है, 272 इंटू 8.83 सेकेंड आपका हो जाएगा। 3/4 आयु 3/4 T3/4 क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा की गणना आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया में 3/4 आयु 3/4 T3/4 उस समय को दर्शाती है जब 75% अभिकारक, ठीक है 3/4 का मतलब क्या होगा 75%, कैसे 3/4 इंटू 100 आपको करना है। यहाँ पे 4 का इसमें क्या करेंगे भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 दिया 75% आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, अभिकारक उपभोग हो गया तो हम इसे निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। T3/4 बराबर क्या हो जाएगा log 4/1 अपान के आपका हो जाएगा। ठीक है, log 4 बराबर log 2 की पावर 2 log 2 इंटू 0.31 बराबर 0.602 आपका हो जाएगा। T3/4 बराबर क्या हो जाएगा 0.602 अपान 2.54 इंटू 10 की पावर 3 आपका हो जाएगा। लगभग क्या हो जाएगा 237 सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए 3/4 आयु लगभग 237 सेकेंड होगी। IUPAC नाम की बात करेंगे PTNS3 की होल 4 की पावर 4 प्लस और K2NiCN का होल 4 आपका हो जाएगा। इसका नाम ध्यान दीजिएगा, इसमें केंद्रीय धातु आपका प्लेटिनम होगा, लिगेंड अमोनिया होगा और ऑक्सीकरण संख्या इसकी 4 होगी क्योंकि 3 अमोनिया लिगेंड एक साथ तटस्थ अणु हैं। तो प्लेटिनम पर 4 का आवेश होना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी संयोजकता 6 क्योंकि प्लेटिनम 6 लिगेंड से जुड़ा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्रिस अमोनिया यानी प्लेटिनम 4th आयन आपका हो जाएगा। ट्रिस अमोनिया प्लेटिनम 4th आयन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, केंद्रीय धातु आयन इसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा निकेल आपका हो जाएगा। लिगेंड इसमें क्या हो जाएगा साइनाइड हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होती है +2 होती है क्योंकि 4 साइनाइड लिगेंड एक ऋणात्मक आवेश रखते हैं और 2 पोटेशियम आयन एक धनात्मक आवेश रखते हैं, इसलिए निकेल पर +2 का आवेश होना चाहिए। ठीक है, संयोजकता इसकी 4 हो क्योंकि निकेल के 4 लिगेंड से जुड़ा है। तो IUPAC नाम पोटेशियम टेट्रासाइनो निकेलेट सेकेंड आपका हो जाएगा। IUPAC नाम का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो लिगेंड के नाम के आगे ग्रीक संख्याएं मोनो, डाई, ट्राई आदि लगाकर उनकी संख्या दर्शाई जाती है। अगर आप देखेंगे किसी के आगे मोनो लगा है, डाई लगा है, ट्राई लगा है, टेट्रा लगा है तो वो क्या होगा लिगेंड होगा। केंद्रीय धातु की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा केंद्रीय धातु के नाम के बाद रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या दर्शाई जाती है और संयोजकता संख्या को कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित को परिभाषित करना है आपको कौन कौन से, एक आपका संकर आयन हो गया, एक उप संयोजक संख्या होगी। संकर आयन की बात करेंगे तो एक संकर आयन एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है
जो एक या अधिक लिगेंड्स से घिरा होता है। लिगेंड्स के वे अणु या आयनों होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यह आमतौर पर एक धातु परमाणु या धातु आयन होता है। लिगेंड की बात करें, लिगेंड्स में अमोनिया NH3, क्लोराइड Cl-, साइनाइड Cn- आदि शामिल हो सकते हैं। ठीक है, उप सहसंयोजक बंध की बात करेंगे, यहाँ एक प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है जिसमें एक परमाणु, लिगेंड और दोनों इलेक्ट्रॉनों का योगदान करता है जो बंध बनाते हैं। उदाहरण जैसे FeCN का होल 6⁻³ माइनस CuNH3 का होल 4⁻² आपका हो जाएगा। संकर आयन के गुण की बात करेंगे, संकर आयन अक्सर रंगीन होते हैं। संकर आयन विद्युत का चालन कर सकते हैं। संकर आयन जटिल ज्यामितीय संरचनाएं बना सकते हैं। ठीक है, उप सहसंयोजक संख्या की बात करेंगे। उप सहसंयोजक संख्या किसी संकर आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंड्स की संख्या होती है। इसे संक्षेप में समन्वय संख्या भी कहा जाता है। उदाहरण तौर पर FeCN का होल 6⁻³ माइनस में फेरस आयन Fe3++ 6 साइनाइड लिगेंड से जुड़ा होता है, इसलिए उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है, 6 है। CuNH3 का होल 4⁻² में कॉपर आयन Cu⁻² 4 अमोनिया लिगेंड से जुड़ा है, इसलिए उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, 4 है आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, उप सहसंयोजक संख्या का महत्व की बात करेंगे। उप सहसंयोजक संख्या संकर आयन की ज्यामितीय संरचना को निर्धारित करती है। यह संकर आयन के रासायनिक गुणों को भी प्रभावित करती है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इस क्रियाविधि को समझाना है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही एक अणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है और उस अणु के एक विशेष परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर एरिल हैलाइड जैसे बेंजीन और उसके युग्मों में होती है। एरिल हैलाइड का उदाहरण, बेंजीन में हैलोजन प्रतिस्थापन, बेंजीन C6H6 में ब्रोमीन Br2 के साथ प्रतिस्थापन। प्रारंभिक चरण, ब्रोमीन Br2 को ब्रोमिनाइजिंग एजेंट जैसे फेरिक ब्रोमाइड या Br3 के साथ मिलाने पर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन स्नेही Br+ बनाता है। Br2+ FeBr3 Br+ और FeBr4- आपका हो जाएगा। एरिल हैलाइड में प्रतिस्थापन की बात करेंगे तो बेंजीन C6H6 पर बेंजीन यानी ब्रोमीन Br+ इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। C6H6 + Br+ C6H5 Br+H+ आपका हो जाएगा। यहाँ ब्रोमीन Br+ बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है और बेंजीन हैलाइड बनाता है। C6H6 + Br2 C6H5 Br+HBr आपका हो जाएगा। समाप्ति चरण की बात करेंगे, अंतिम उत्पाद ब्रोम बेंजीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड आपका हो जाएगा। ठीक है ना, प्राथमिक एल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियां लिखिए। एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। एथानॉल के दो मुख्य उपयोग भी लिखिए। संबंधित सभी अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। अथवा की बात करेंगे, फिनॉल बनाने की दो विधियां लिखिए। यह निम्न में से किस प्रकार क्रिया करता है। सांद्र HNO3, ब्रोमीन जल और जिंक आपका हो जाएगा। फिनॉल बनाने की दो विधियां और उसकी अभिक्रियाएं की बात करेंगे। फिनॉल बनाने की विधियां की बात करेंगे। फिनॉल एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे विभिन्न विधियों से बनाया जा सकता है, जिसमें से दो प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड विधि, यह विधि औद्योगिक स्तर पर फिनॉल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं, जैसे बेंजीन और प्रोपीन का संघनन। बेंजीन और प्रोपीन को एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और जिससे क्यूमीन आइसोप्रोपिल बेंजीन बनता है। ठीक है ना, क्यूमीन का ऑक्सीकरण, क्यूमीन को वायु की उपस्थिति से ऑक्सीकृत किया जाता है जिससे क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोपराक्साइड का विघटन की बात करें, क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है जिससे फिनॉल और एसीटोन बनते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल विधि की बात करेंगे तो इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। बेंजीन का सल्फोनीकरण, बेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है जिससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। सोडियम सल्फोनेट का निर्माण, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराकर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाया जाता है। फ्यूजन की बात करेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है जिससे सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। ठीक है ना, अम्लीकरण की बात करेंगे, सोडियम फेनॉक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ
अभिक्रिया कराकर फिनोल प्राप्त किया जाता है। फिनोल की अभिक्रियाएं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया फिनोल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पिक्रिक अम्ल बनाता है। यह एक इलेक्ट्रॉन स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया फिनोल ब्रोमीन जल के साथ तुरंत अभिक्रिया करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है। यह भी एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। जिंक के साथ अभिक्रिया फिनोल जिंक के साथ गर्म करने पर बेंजीन में अपचयित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है जब आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा बेंजेल्डिहाइड को Na के साथ NaOH के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड को NH3 से क्रिया कराते हैं तब क्या बनेगा। एसीटोन को HCN से क्रिया कराते हैं तब क्या बनेगा। टाइल्यूइन को CrO2Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है तब क्या बनेगा। एसिल्डिहाइड को तनुछाड़ से क्रिया कराते हैं तब क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। बेंजल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म क्रिया करके कैनिजारो अभिक्रिया देता है। इस अभिक्रिया में एक अणु ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल बनाता है और दूसरा अणु अपचयित होकर बेंजिल एल्कोहल बनाता है। तो 2,6H5CHO प्लस NaOH C6H5COONA प्लस C6H5CH2OH आपका हो जाएगा। फार्मेल्डिहाइड को NH3 से क्रिया कराते हैं क्या बनेगा। फार्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन बनाता है जिसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। C6CHO प्लस 4NH3 क्रिया करके CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2O आपका हो जाएगा। ठीक है ना। एसीटोन को HCN से क्रिया कराते हैं तब क्या बनेगा। एसीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करके एक साइनोहाइड्रीन बनाता है। CH3 का होल ट्वाइस CO प्लस HCN CH3 का होल ट्वाइस COH का CN आपका हो जाएगा। टालुइन को CrO2Cl2 से अभिक्रिया किया जाता है तो क्या किया बनता है। ध्यान दीजिएगा टालुइन क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से क्रिया करके बेंजल्डिहाइड बनाता है। यह अभिक्रिया एटार्ड अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। C6H5CH3 CrO2Cl2 जब क्रिया करेगा तो C6H5CHO प्लस 2HCl प्लस CrO2 आपका बनता है। ठीक है ना। एस्टल्डिहाइड को तनुछाड़ से क्रिया कराते हैं तब क्या बनेगा। एस्टल्डिहाइड तनुछाड़ से क्रिया करके एल्डोल संघनन देता है जो दो अणु एस्टल्डिहाइड जुड़कर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाते हैं। 2CH3CHO CH3CHOH CH2CHO आपका हो जाएगा। अथवा कैसे प्राप्त करेंगे आपका ये होगा। ध्यान दीजिएगा फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल से बेंजीन एस्टल्डिहाइड से क्लोरल एसीटोन से प्रोपेंटुऑल फार्मिक अम्ल से एथिल फॉर्मेट आपका हो जाएगा। देखिए फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो फेनिल साइनाइड को तनु अम्ल जैसे HCl या H2SO4 के साथ उबालने पर हाइड्रोलिसिस होकर बेंजेमाइड बनाता है। फिर बेंजेमाइड को तनु अम्ल या क्षार के साथ उबालने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा C6H5CN प्लस 2H2O प्लस HCl जब ये क्रिया करेगा तो C6H5CONH2 प्लस NH4Cl आपका हो जाएगा। C6H5CONH2 प्लस H2O प्लस HCl क्रिया करेगा तो C6H5COOH और प्लस NH4Cl आपका हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल से बेंजीन की बात करेंगे। बेंजोइक अम्लों को सोडा लाइम यानी NaOH प्लस COA के साथ गर्म करने पर डी कार्बोक्सिलीकरण होकर बेंजीन प्राप्त होता है। C6H5COOH प्लस NaOH प्लस COA जब क्रिया करेगा तो C6H6 प्लस Na2CO3 प्लस COA आपका बनता है। ठीक। एस्टल्डिहाइड से क्लोरल की बात करेंगे। एस्टल्डिहाइड को क्लोरीन गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरल प्राप्त होता है। ठीक है ध्यान दीजिएगा CH3CHO प्लस 3Cl2 क्रिया करके CCl3 और CHO प्लस 3CHCl आपका बनाता है। ठीक है ना। एसीटोन से प्रोपेंटुऑल ध्यान दीजिएगा एसीटोन को सोडियम बोरो हाइड्रोक्साइड यानी NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी LiAlH4 से अपचयित करने पर प्रोपेंटुऑल प्राप्त होता है। ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस CO प्लस NaBH4 प्लस 2H2O क्रिया करके CH3 का होल ट्वाइस CHOH प्लस NaBO2 प्लस 2H2 आपका बनता है। फार्मिक अम्ल से एथिल फॉर्मेट फार्मिक अम्लों को एथेनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर एस्टीकरण होकर एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो COOH प्लस CH3CH2OH क्रिया करके क्या बनाएगा HCOO CH2CH3 और H2 आपका बन जाएगा। ठीक है चलिए HNO3 अथवा H2SO4 की निर्माण विधि का सचित्र वर्णन आपको करना है। कार्बन
H2S एवं आयोडीन से किस प्रकार क्रिया करता है, संबंधित सभी अभिक्रियाओं के समीकरण देना है आपको। HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, उसकी अभिक्रियाएं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण, नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। अमोनिया का ऑक्सीकरण, अमोनिया को प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के साथ गर्म किया जाता है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। 2NH3 प्लस 5.2O2 क्रिया करके 2NO प्लस 3H2 आपका बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के में परिवर्तन, नाइट्रिक ऑक्साइड वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। 2NO प्लस O2 क्रिया करके 2NO2 आपका हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाइट्रिक अम्ल के साथ परिवर्तन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल में घोला जाता है जिससे नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनते हैं। नाइट्रस अम्ल अस्थायी होता है और ऑक्सीजन मुक्त करके नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल में विघटित हो जाता है। ठीक है। 3NO2 प्लस H2O क्रिया करके 2HNO3 प्लस NO आपका हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी पूरी अभिक्रिया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है, इसकी क्रियाविधि मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का निर्माण की बात करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। गंधक का दहन, ध्यान दीजिएगा, गंधक को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है। जैसे आपको गंधक को वायु में जलाएंगे तो S प्लस O2 बनेगा, जिसे आप SO2 कहेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, तो सल्फर डाइऑक्साइड को वायु में ऑक्सीजन के साथ वेंडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो ये आपका 2SO2 प्लस O2 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2SO3 आपका बनाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तन, सल्फर ट्राइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है जिससे ओलियम बनता है। ओलियम को जल के साथ मिलाकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो SO3 प्लस H2SO4 क्रिया करेगा तो H2S2O7 H2S2O7 प्लस H2O प्लस 2H2SO4 आपका बनेगा। HNO3 और H2SO4 की कार्बन H2S और आयोडीन के साथ अभिक्रियाएं नाइट्रिक अम्ल अभिक्रियाएं कहलाती है। कार्बन सांद्र नाइट्रिक अम्ल कार्बन और ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। C प्लस 4HNO3 और CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2 आपका हो जाएगा। H2S नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीकृत करके गंधक बनाता है। 3H2S प्लस 2HNO3 3S क्रिया करके 2NO प्लस 4H2 आपका हो जाएगा। आयोडीन नाइट्रिक अम्ल आयोडीन को आयोडिक अम्ल HiO3 में ऑक्सीकृत करता है। I2 प्लस 10HNO3 क्रिया करके क्या बनाएगा, 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2 आपका हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंप्रेसर पंप हो जाएगा। इसमें आपका क्या जाता है, लोहे का चूर्ण आपका होता है। ठीक है। द्रव अमोनिया यहाँ पे आपकी इकट्ठी होगी। तो N2 प्लस H2 NH3 से क्रिया करके क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका संघनित होगा। ठीक है ना, इसमें सर्कुलेशन पंप आपका हो जाएगा। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कार्बन, ध्यान दीजिएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन को ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, C प्लस 2H2SO4 क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, CO2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2 आपका बन जाएगा। ठीक है। H2S की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फाइड को गंधक में अपचयित होकर स्वयं सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। H2S प्लस H2SO4 क्रिया करके S प्लस SO2 प्लस 2H2 आपका बनेगा। यही आपका क्या, गंधक आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आयोडीन सल्फ्यूरिक अम्ल आयोडीन से आयोडीन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है। I2 प्लस 2H2SO4 क्रिया करके I2O5 प्लस SO2 प्लस 2H2 आपका बनाता है। ग्लूकोज की बात करेंगे, डबल बाड C डबल बाड O सिंगल बाड CHO तथा 5 OS समूह की उपस्थिति की पुष्टि अभिक्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो रासायनिक परीक्षण भी कीजिए। प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, आपको समझाना है। प्रोटीन एक जैविक यौगिक है जो अमीनो एसिडों में लंबे श्रृंखलाओं से बना होता है। ये अमीनो एसिड बंधनों के माध्यम से जुड़े होते हैं और प्रोटीन की संरचना और कार्य को निर्धारित करते हैं। प्रोटीन जीवन में सभी जीवित अंगों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत पशुवृत्ति स्रोत जैसे मांस, मछली, अंडे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। दूध और डेयरी उत्पाद आपका हो जाएगा। ठीक है। वनस्पति स्रोत आपके हो जाएंगे, दालें और
मसूर, चने, राजमा आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा अच्छी तरीके से, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सोया उत्पाद जैसे टोफू, सोया दूध, नट्स और बीज जैसे बादाम, मूंगफली, चिया बीज, अनाज जैसे किनुआ आपका हो जाएगा। मानव शरीर के लिए प्रोटीन की उपयोगिता, ऊतकों और अंगों का निर्माण और मरम्मत। प्रोटीन शरीर के अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। ये पेशियों, हड्डियों, त्वचा और अन्य संरचनात्मक तत्वों का हिस्सा होते हैं। एंजाइमों का निर्माण, प्रोटीन एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं और शरीर की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेजी से पूरा करते हैं। एंजाइमों का बिना प्रोटीन के सही ढंग से कार्य करना संभव नहीं है। हार्मोन उत्पादन, कई हार्मोन जैसे इंसुलिन और थायरॉक्सिन प्रोटीन से बने होते हैं और शरीर के विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन, प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में कार्य करते हैं और जो शरीर को विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ऊर्जा का स्रोत, यदि शरीर को अन्य ऊर्जा स्रोतों की कमी हो जाती है तो प्रोटीन ऊर्जा के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। प्रोटीन के विकृतीकरण से तात्पर्य, प्रोटीन के विकृतीकरण से तात्पर्य है प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना जिससे उससे सामान्य कार्यप्रणाली में व्यवधान आता है। यह प्रक्रिया प्रोटीन के 3 आयामी संरचना को बदल देती है और इस प्रकार प्रोटीन के जैविक कार्यों में बदलाव आता है। प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण तापमान, उच्च तापमान प्रोटीन की संरचना को मोड़ तोड़ सकता है। उदाहरण के लिए अंडे का सफेद भाग पकाने पर ठोस हो जाता है। पीएच परिवर्तन, अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय पीएच प्रोटीन की संरचना को प्रभावित कर सकता है। अथवा यांत्रिक बल, बहुत अधिक मिक्सिंग या सेकिंग में भी प्रोटीन विकृत हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।